हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 20 जिसमें बात करेंगे परमाणु संरचना और उसके सिद्धांत। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात किया था और कुछ क्वेश्चन जो कि था यहाँ से भी मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्टली दोनों जो टॉपिक्स हैं लगभग एक दूसरे के आसपास देखने को मिलता है। तो आराम से इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा प्रश्न हम इसमें नहीं लिए क्योंकि दोनों टॉपिक अगर आप मिला लोगे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 19 और 20 लगभग आपका 19-20 का ही फर्क है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट कह रहा है कि कैथोड किरणें धनावेशित कणों से बनी होती है। पहला पॉइंट ये गलत है। कल भी हमने आपको बताया था कि कैथोड किरणें धनावेशित नहीं बल्कि ऋणावेशित होती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। अब इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट गलत है कि सही है। ये आपका सत्य होगा। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग इन्होंने किया था, यह सिद्ध किया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में केंद्रित होता है। तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट है। तीसरा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नील बोर का जो मॉडल होता है, इनके अनुसार रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करते हुए नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें हम लोग विविक्त कक्षा या फिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। तो यहाँ पर फर्स्ट तो गलत था, सेकंड और थर्ड सही है। सत्य कथन चुनेंगे तो 2 और 3 को चुन सकते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। जैसा कि हमने बात किया कि आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन पर आपको 2 बैचेस देखने को मिलता है। एक तो आपका बिहार एसआई का सिलेक्शन बैच है, जहाँ पर आपको प्रॉपर सभी स्टडी नोट्स मिल जाएगा और साथ में ये आपका पीडीएफ भी देखने को मिलेगा। एक बैच सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है 101 का। अभी तक इसका प्राइस हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि इसमें वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि पीडीएफ के साथ साथ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो भी इसी में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि अगर आप देखने जाओगे, रिवीजन करने जाते हो, तो उसमें आपको एड्स देखने को मिलता है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर देखोगे तो बिना किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस की वजह से आप पूरे अच्छे से देख पाओगे। बाकी आपकी मर्जी। चलो, सेकंड प्रश्न आता है कि बोर के परमाणु मॉडल के बारे में कथनों का विश्लेषण करें। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है। तो हमने बात किया था कि जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन कूदता है या फिर आता है तो वहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, लेकिन जब निम्न से उच्च में जाएगा तो वहाँ पर अवशोषण होता है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि नाभिक के निकटतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ध्यान से समझिएगा, नाभिक के निकटतम कक्षा जैसे कि N1 या फिर K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो कि न्यूनतम होती है। जैसे कि अभी ये आपका K सेल हो गया, L हो गया, ये M हो गया, तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगा इसमें कम होगा तुलना इसके। मतलब जितना ज़्यादा कक्षा लंबा होगा उसमें उतना ऊर्जा ज़्यादा होगा, या फिर नाभिक के जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा कह सकते हो कि ऊर्जा ज़्यादा होगा। मतलब नाभिक से सबसे दूर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट सेकंड वाला गलत है। हमें सत्य बताना है तो केवल एक सत्य, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। परमाणु अविभाज्य है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये कथन डाल्टन ने दिया था, ठीक है, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। उप परमाणु कणों के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है कि न्यूट्रॉन की खोज मतलब जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल करेक्ट है, 1932 के अंतर्गत ये किया गया, तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग इतना गुना होता है। ये भी सही है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम आयन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ध्यान दीजिएगा, समस्थानिक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये है कि इनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। आइसोटॉप के बारे में ये बिल्कुल करेक्ट है कि उनका परमाणु क्रमांक जो है वो समान होता है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है, राइट। सेकेंड है कि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, ये पॉइंट सही है कि गलत। देखिए
किसी तत्व के सभी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होती है और इनका विन्यास समान होता है, इसलिए उनके रासायनिक गुण भी कह सकते हैं समान होता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। हालांकि उनके भौतिक गुण जैसे घनत्व, क्वथनांक भिन्न हो सकते हैं, तो वो फिर हमारा ये चीज़ के अंतर्गत नहीं आता, तो ये पॉइंट हमारा सही है। तीसरा पॉइंट है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हमने कल भी बात किया हुआ था। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, कोई भी असत्य नहीं है। सत्य क्या बताना है? कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी। कैथोड किरणें बनी होती हैं ऋणावेशित कण की। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे कहेंगे जॉन डाल्टन को माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा, यानी टॉपिक नंबर 19, तो उसमें हमने एक बात किया था जहाँ पर हमने आपको बताया था कि मिल्कन और तेल की बूंद का प्रयोग के बारे में बात किया था। इन्होंने, मिल्कन ने यानी R.A. मिल्कन, जिन्होंने तेल की बूंद के प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन के आवेश के सटीक निर्धारण किया था। तो यहाँ पर मिल्कन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक जो है वो आपका नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग किसका पूर्ण गुणज होता है? तो कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं, हम कह सकते हैं निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ सटीक निर्धारण संभव नहीं है। ये हमने कल वाला वीडियो में भी बात किया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। हाइजेन का अनिश्चितता सिद्धांत यही कहता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि समस्थानिक वे परमाणु हैं जिनमें, समस्थानिक वे परमाणु हैं जिनमें क्या होता है कि समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 19 वाला टॉपिक और 20 वाला टॉपिक दोनों लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। 19 आपने देखा होगा तो लगभग कहीं ना कहीं आपका 20 वाला भी टॉपिक कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है कैसे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। तत्वों की प्रकृति जैसे कि वे धातु हैं, अधातु हैं या फिर उपधातु हैं, और उनकी रासायनिक क्रियाशीलता मुख्य रूप से उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करता है। जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम जानते हैं कि परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह निर्धारित करती है कि तत्व कैसे व्यवहार करता है, राइट। तो ये हम जानते हैं। फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा तत्वों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉल के अपवर्जन सिद्धांत, राइट, के अनुसार बताना है क्या होगा। देखिए पॉली का अपवर्जन सिद्धांत हमने इसे देखा है, तो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती हैं, यह इनका जो कि कथन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन चुने। सत्य कथन चुनना है तो क्या कह रहा है? देखिए पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि डी ब्रॉगली समीकरण के द्वारा होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर देखिए असत्य कथन बताना, तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और वो धनावेशित होता है, ये भी सही है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में एक निश्चित गति से घूमता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट असत्य हुआ क्योंकि बोर के पुराने मॉडल पर आधारित है और इसमें आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथों में नहीं घूमते हैं, जबकि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के कारण हम इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और गति का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निश्चित पथ के बजाय कक्षक यानी ऑर्बिट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत होगा। निश्चित तो मतलब निश्चित पथ कहना बिल्कुल गलत होगा। तो फर्स्ट और सेकंड सही था, गलत केवल 3 है, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के बारे में विचार करना।
तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ऊपर में भी हमने बात किया था, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो एक कक्षक यानी ऑर्बिट में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक आपने देखा होगा, एक ऊपर की तरफ रहता है, एक नीचे की तरफ रहता है, इस तरह से, ठीक है, विपरीत दिशा में रहता है। तो इस सिद्धांत का एक सीधा परिणाम यह है कि एक कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चक्रण जो कि मतलब कि चक्रण क्वांटम संख्या केवल दो ही मान संभव होता है, एक तो आपका पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ। इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है ऊपर की तरफ और नेगेटिव हाफ एक नीचे तरफ। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि इन दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होना चाहिए। जी नहीं, एक ही दिशा में तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि देखो दोनों विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे हैं, एक आपका ऊपर की तरफ, एक आपका नीचे की तरफ, तो ये तो विपरीत होगा। तो तीसरा चीज़ गलत है, हमें सत्य बताना, तो एक और दो को टिक करेंगे। ऑप्शन ए। अफबाऊ सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। अफबाऊ सिद्धांत, पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतम उपलब्ध ऊर्जा स्तरों को भरते हैं, सही है। कक्षकों को भरने का क्रम जो है वो n+1 नियम द्वारा आधार निर्धारित होता है, ये भी सही है। परमाणु के क्रोमियम 24 और कॉपर 29 के विन्यास इस नियम का पालन नहीं करते। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट कह सकते हैं। अफबाऊ सिद्धांत जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन के उप परमाणु की बात करें जिसमें हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम देखते हैं, तो यहाँ पर प्रोटियम में हमें एक न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि हाइड्रोजन के उप परमाणु के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में पूछा जाता तो फिर वहाँ पे हम प्रोटियम को टिक करते हैं। नेक्स्ट है कि प्लम पुडिंग मॉडल, ये कल भी हमने बात किया था, किसने दिया था, तो थॉमसन यहाँ पर सही आंसर बनेगा। चलो आगे प्रश्न। नेक्स्ट कह रहा है, अगला प्रश्न है कि समभारिक यानी आइसोबार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइसोबार यानी समभारिक समान भार, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, जो कि गलत है, ठीक है, गलत है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहने का मतलब परमाणु क्रमांक तो बराबर होता है समस्थानिक के अंतर्गत, तो ये गलत है। इसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ये पॉइंट करेक्ट है। इनके रासायनिक गुण पूरी तरह से भिन्न होता है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। तो हमें सत्य कथन देखना है तो 2 और 3 देख सकते हैं कि सत्य है, इसलिए बी यहाँ पर टिक करेंगे। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार के बीच अंतर के संबंध में देखना है। तो पहला पॉइंट पे नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये है, हमें देखना है यहाँ पे अंतर के बारे में और असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्णांक होती है। कल भी हमने बात किया था, मान लो कि कार्बन जो है इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यानी टोटल 12, पूर्णांक में एक आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। परमाणु भार भिन्नात्मक हो सकता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे कि परमाणु भार किसी तत्व के सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान होता है और उसके सापेक्ष प्रचुरता के कारण यह मान अक्सर भिन्नता होते हैं। जैसे कि क्लोरीन के बारे में हमने बात किया था। क्लोरीन जो है इसका परमाणु भार 35.5 यानी एक तरह से भिन्नता के रूप में देखने को मिलता है, राइट। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है, पहला दूसरा दोनों सही। द्रव्यमान संख्या नाभिक में केवल प्रोटॉनों को दर्शाता है, ये तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं गलत क्या होगा, केवल 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। परमाणु सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे जॉन डाल्टन को टिक करेंगे। इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वभाव जो है, तरंग स्वभाव की खोज किसने की थी, डी ब्रॉगली ने किया था, ये याद रखिएगा, डी ब्रॉगली ने 1922 के अंतर्गत, ऑप्शन ए। परमाणु की संयोजकता के बारे में कथनों पर विचार करें। तो देखिए परमाणु की संयोजकता के बारे में अगर हम बात करें और हमें यहाँ पे सत्य कथन बताना है तो यह किसी परमाणु की संयोजन क्षमता होती है, बिल्कुल सही। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं, ये भी करेक्ट है। यदि बाहरी कक्षा पूर्ण हो तो संयोजकता शून्य होती है, ये भी हम जानते हैं, जैसे कि इनर्ट गैस आप जानते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल राइट है। अगला है कि भारी जल का अणु भार बताइए कि कितना होता है। भारी जल का अणु भार जो है वो कितना होता है, तो यहाँ पर 20 होगा, ठीक है, 20 हो जाता है।
ये याद रखें, भारी जल मतलब D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ड्यूटेरियम का परमाणु भार 2 यूनिट और ऑक्सीजन का तो हम जनरली जानते हैं 16, 2 18 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका जो होता है वो जैसे कि 2 है तो 2 दूनी की 4 ये हो जाएगा, तो इस तरह से 4 + 16, राइट, तो ये आपका 20 हो जाता है। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत संबंधित है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत संबंधित है किससे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं परमाणु भट्ठी में? तो ये आपका भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु की प्रकृति के बारे में हाइजेन का सिद्धांत क्या था? तो इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए अनिश्चितता का सिद्धांत। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है किस पर? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, एटॉमिक नंबर पर। तो ऑप्शन यहाँ पर जो कि ए हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोरबरी योजना के अनुसार बताइए कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बोरबरी योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो कह सकते हैं हमें यहाँ पे बताना सत्य कथन क्या है। तो पहला पॉइंट कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, ये हमने कल भी बात किया था, बिल्कुल सही। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन को तब तक बाहरी कक्षाओं में नहीं भरा जा सकता है जब तक आंतरिक कक्षाएं नहीं भर जाती, यानी तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 2 3। अगला सवाल देखिए, परमाणु मॉडल का सौर मंडल मॉडल किसे कहा जाता है? तो परमाणु मॉडल का सौर मंडल मॉडल ये आपका रदरफोर्ड मॉडल को कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। तो कुल मिलाकर देखिए 19 और 20 दोनों मिलाकर के टॉपिक एक साथ आप देखिएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का पार्ट आप कह सकते हो कि है। तो दोनों मिलाकर बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने इस केमिस्ट्री के 2 टॉपिक कवर किए। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स होंगे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली अगला जो टॉपिक है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ताकि आप रिवीजन के पर्पज़ से एक बार पढ़ करके थ्योरी आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला जो टॉपिक रहने वाला है टॉपिक नंबर 21, इसमें हम लोग बात करेंगे आवर्त सारणी और नोबेल गैस। ठीक है, आवर्त सारणी और नोबेल गैस। ठीक है, नोबेल गैस, इन 2 टॉपिक को हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते चलते क्यूज़ का प्रश्न ये है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? देखते हैं कितने लोग कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो फटाफट इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।